नमस्कार बच्चों। तो कल आप लोगों ने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बचपन के विषय में जाना कि वह किस प्रकार से अपने बचपन में पढ़ाई करते थे, अपने दोस्तों के साथ खेल कूद करते हुए पढ़ाई करना और समय समय से अपना हर काम को पूरा करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि कैसे वह सूर्योदय से पहले उठकर अपना वर्क कंप्लीट करते थे, अपना पाठ याद करते थे, फिर नाश्ता करते थे, फिर दोपहर का पढ़ाई, फिर संध्या टाइम का पढ़ाई। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना अभ्यास करते थे अपने बचपन में। तो चलिए अब हम लोग इस पाठ का अभ्यास प्रश्न पत्र करते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह हमारा स्पीकिंग स्किल है, सिर्फ इसमें बोल के करना। अगर आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो अपने हिंदी की नोटबुक में लिख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसका तो वन वर्ड्स में, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, प्रथम राष्ट्रपति। अब है दूसरा नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद मौलवी साहब से किस विषय की शिक्षा प्राप्त करते थे? जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो मौलवी साहब पढ़ाने आते थे, किस विषय का? तो फारसी। कौन से विषय पढ़ते थे वो? फारसी। पहले नंबर ग है, पहले मौलवी साहब क्या दावा करते थे? तो वह दावा करते थे कि उनको क्या था? उनको शतरंज, शतरंज मतलब चेस खेलना, शतरंज खेलना बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो शतरंज खेलना दावा करते थे कि उनको शतरंज खेलना खूब अच्छे से आता है, शतरंज खेलना। तो उनका दावा था कि उनको शतरंज खेलना बहुत अच्छा आता है। तो आपका ये जो 3 प्रश्न है वो स्पीकिंग स्किल में है। अगर आप चाहे तो इसका उत्तर अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। नंबर क, मौलवी साहब ने किस पर गोली चलाई थी? सांप पर, शेर पर, गिद्ध पर और डाकू पर। तो मौलवी साहब ने किस पर गोली चलाई थी? तो आप लोग पढ़ चुके हैं पाठ में, किस पे? गिद्ध पे। तो आपका ये नंबर राइट होगा। नंबर 3, खेल कूद में सबसे आगे कौन था? स्वयं लेखक, मौलवी साहब, बलदेव चचा या यमुना प्रसाद? तो सबसे कौन सा तेज खेल कूद में? यमुना प्रसाद। नंबर ग, पढ़ते समय दिया क्यों बुझ जाता था? तो तेल कम होने के कारण, तेज हवा से, दिए में रेत की पोटली डाल देने से या तेल रिसने से? तो क्या था? दिए में रेत की पोटली डाल देने से। तो ये होगा नंबर 3। अब है नंबर 2 में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये मैं आपको बाद में लिखाऊंगी। सबसे पहले चलते हैं टेक्स्ट बुक में। और क्या है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले नोटबुक में लिखाऊंगी, नोटबुक में से आप याद करेंगे और उसके बाद EX2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नंबर 3 है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से दूसरे मौलवी जी से पढ़ते समय लेखक की दिनचर्या लिखिए। दिनचर्या मतलब दिन भर का जो हमारा कार्य होता था वह
किस प्रकार से होता था उसके बारे में लिखना। तो सबसे पहले वो खूब सवेरे, सबसे पहले उठ के वो क्या करते थे, खूब सवेरे तो क्या करते थे वो सबसे पहले उठ के मौलवी साहब के पास जाते थे। जो बच्चे थे वो सबसे पहले क्या जाते थे, मौलवी साहब के पास जाते थे। सो के जगते थे तो सबसे पहले वो मौलवी साहब के पास, हम यहाँ पर लिखेंगे मौलवी साहब के पास जाना, मौलवी साहब के पास जाना। उसके बाद है सूर्योदय के बाद। तो सूर्योदय के बाद क्या करते थे, उन लोग का होता था माँ के पास खाने के लिए जाना। तो जब सूर्योदय होते हैं तो पहले मौलवी साहब के पास आकर वो लोग क्या करते थे, पढ़ाई याद करते थे, जो भी उनका काम था, वर्क था, उसको याद करते थे। फिर वो सूर्योदय हो जाता था, सूर्योदय के बाद हो जाते थे माँ के पास, माँ के पास खाने के लिए जाना, खाने के लिए पहुँचना, खाने के लिए पहुँचना। नेक्स्ट है नंबर ग, सबक याद करने के बाद क्या करते थे। जब एक सबक को याद कर लेते थे, एक लेसन जो पाठ था उनका याद हो जाता था, तब फिर क्या होता था, उनको दूसरा सबक मिलता था। तो नया सबक पढ़ना, सबक मतलब पाठ, लेसन पढ़ना। अब दोपहर के खाने के बाद वो क्या करते थे, तो दोपहर जब वो लोग पढ़ाई करने के बाद खाना खाते थे, फिर वो सोते थे। तो कहाँ पे सोते थे, तख्त पोश पर। तख्त पोश को मैंने बताई थी क्या बोलते हैं उनको, बेड शीट। तो फिर वो लोग तख्त पोश पर सोना, तख्त पोश को नीचे बिछाते थे और उस पर वो लोग क्या करते थे, सो जाते थे। अब है संध्या का समय। संध्या मतलब इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम में फिर उनको क्या क्या करते थे वो लोग, तो खेलने की छुट्टी मिलती थी, खेलने की छुट्टी। कि वो लोग फिर इवनिंग टाइम में, संध्या टाइम में खेलने के लिए छुट्टी मिलती थी। तो जिस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दिनचर्या था, दिन का काम करने का, कैसे कौन काम कब किया जाता था, इस प्रकार से आप भी अपना दिनचर्या बना सकते हैं। अब आते हैं भाषा ज्ञान की तरफ। लैंग्वेज लर्निंग स्किल एंड ग्रामर, ग्रामर से संबंधित है। चलिए ग्रामर में है EX1, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो दो क्या लिखना है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब जानते हैं आप लोग कि एक ही नाम होता है, उसको लेकर हम अलग अलग बुलाते हैं। जैसे भाई को, तो भाई को हम लोग भ्राता भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, भ्राता। और सहोदर, सहोदर, सहोदर। अब दिन है तो दिन को दिवस, दिवस। और वार। नेक्स्ट है माँ, तो माँ को जननी और माता। घर, तो घर है तो उसे हम गृह भी बोलते हैं, भवन, सदन। तो हमें दो ही लिखना है, तो गृह लिखेंगे, सदन लिखिए या भवन लिखिए। नेक्स्ट है EX2, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के दो दो शब्द लिखिए। जो अनेकार्थक शब्द होता है उसके दो दो शब्द लिखते हैं। जैसे अनेकार्थक किसको बोलते हैं, जो
ए अक्षर है, शब्द है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे हम अक्षर, तो अक्षर को हम बोलेंगे अविनाशी भी बोल सकते हैं और उसको आत्मा भी है। तो अविनाशी और दूसरा है आत्मा। अब है काम, तो काम को कार्य, एक तो काम मतलब होता है कार्य करना, काम करना, और एक काम मतलब होता है कामना। इस प्रकार से है घर, तो घर को हम क्या बोलते हैं, एक मकान और आवास। पास, पास मतलब नज़दीक, निकट, और एक होता है ना कि हम परीक्षा में पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण होना, पास होना, तो उत्तीर्ण। और है एक है और मतलब हमें और खाना है, अधिक खाना है, और एक होता और मतलब दूसरा, और एक होता है अधिक। ये है आपका अनेकार्थक शब्द की, शब्द एक है लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं दोनों के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। एक हम जो वो सेंटेंस पे निर्धारित होता है कि इस अक्षर का तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, घर है तो उसको क्या अलग अलग दो में है, जैसे और का, तो एक और मतलब होता है दूसरा भी हो सकता है और मतलब अधिक भी हो सकता है, इसे ही होते हैं अनेकार्थक शब्द। चलिए तीसरा है, किसी शब्द के वर्ण या मात्राओं को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद आप लोग पढ़ चुके हैं, तो चलिए वर्ण विच्छेद कैसे बनाया जाता है देखते एक बार। वर्ण विच्छेद जो मैंने नोटबुक चेक की थी उसमें मोस्टली बच्चों ने हलंत पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप हलंत सही से, जो हलंत नीचे लगता है, अगर आप सही तरीके से नहीं लगाते हो तो आपका पूरा गलत होगा, क्योंकि जो अगर हम हलंत नहीं देंगे तो ये हो गया स। जैसे हम चलो ये आपको करके दिखाती हूँ, मौलवी, तो म, हर व्यंजन के साथ में आपको पता है कि स्वर लगा होता है, तो जब म में अगर हम हलंत लगा देते हैं मतलब इसमें से क्या है, ये जो व्यंजन उसमें से स्वर निकल गया, अभी आधा म हो गया, तो आधा म, तो इसलिए हमें हलंत लगाना बहुत ज़रूरी है। तो म, तो म, अब जो इसमें स्वर लगा हुआ है वो कौन सा स्वर है, औ है, तो म हलंत प्लस औ, तो हो गया मौ। फिर है ल, तो अगर हम पूरा ल लिख देते हैं तो फिर इसमें से हमने स्वर तो अलग ही नहीं किया, इसीलिए हमें ल में हलंत देंगे, फिर उसमें से स्वर को अलग करेंगे, तो ये हो गया मौ ल। फिर है वी, तो जब हम व व्यंजन है इसमें से स्वर हटाएंगे तो यहाँ पे हलंत लगेगा, तो स्वर क्या है, बड़ी ई। तो इसी प्रकार से जो हलंत नीचे लगाया जाता है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हलंत नहीं लगाते हो तो आपका पूरा वर्ण विच्छेद रॉन्ग हो जाएगा। अब है उत्साह, तो देखिए यहाँ पर तो ऊ ऑलरेडी क्या है, ये स्वर ही है, तो इसे हम पूरा ऊ लिख देंगे। फिर है त, तो आधा त दिया हुआ है, तो अगर आधा त में त हलंत दे दिए तो ये हो गया आधा त, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। अब है स, तो स, तो आधा स दिए तो फिर वो क्या बचा यहाँ आ, तो उत्सा, फिर हलंत प्लस अ। तो हमें व्यंजन में जब हम व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे तो व्यंजन में क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। अब है विचित्र, तो व व्यंजन में से स्वर क्या हटा देंगे, छोटी ई की मात्रा, तो ब, फिर छोटी ई, तो वी, फिर च हलंत प्लस छोटी ई, तो विचित्र। अब त्र जो हो गया आपका संयुक्त व्यंजन है, आप लोग को बताई थी, त्र, त र अ, तो क्या बन गया त्र।
नेक्स्ट है सवारी, स हलंत प्लस अ, स व हलंत प्लस आ, वा, और र हलंत प्लस वरी, सवारी। नेक्स्ट है की तथा की अथवा की से वाक्य पूरे कीजिए कि हम की और की का योग कहाँ कहाँ करते हैं। की और की, तो वे घोड़े की सवारी करते हैं, तो वे घोड़े की सवारी, तो इसमें से क्या होगा, ये की, उन्हें वो करना चाहते हैं घोड़े की सवारी, तो ये बड़ी ई की मात्रा। इतना सुनना था कि मौलवी साहब गुलेल लेकर खड़े हो गए। इतना सुनना था कि, क्योंकि यह बोला जा रहा है किसके बारे में, मौलवी साहब के बारे में, तो यहाँ पर आ जाएगी छोटी वाली ई की मात्रा की। वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। वो बेखौफ आगे बढ़े कि, तो ये भी आएगी छोटी की मात्रा की। यमुना भाई रेत डैश छोटी पोटली छिपा कर उसे दिए में रख दिए। यमुना भाई रेत की, इसमें कौन सी आ जाएगी, रेत की, पोटली छिपाकर उसे दिए में रख दिए। X5 है नुक्ता लगाकर शब्दों को पूरा लिखिए। नुक्ता आप लोग जानते हैं, जो हमें नुक्ता लगाते हैं, जैसे मजाक, तो मजाक नहीं बोलते, मजाक, ज, तो यहाँ पर हमें कहाँ पे आएगा, ज के नीचे। आपको पता होगा कि सिर्फ ज, फ, ये सब के नीचे ही हम नुक्ता लगाते हैं। अब है फारसी, तो फारसी में भी कहाँ पे लगता है, फ, फारसी, फा र सी, फारसी। फिर है खिलाफ, तो किसके नीचे लगेगा, खिलाफ के नीचे, खी ला फ, खिलाफ। अब है दरवाजा, तो दरवाजा, द र वा जा, दरवाजा। साफ, सा फ, साफ। एंड नेक्स्ट है जरूरत, ज रू र त, तो फिर ज के नीचे, तो जो नुक्ता लगाया जाता है सिर्फ ज और फ के नीचे ही लगता है। तो इसका जब उच्चारण होगा, ऐसे हम इसको पढ़े मजाक, लेकिन जब ये नुक्ता लगता है मजाक, फारसी, फारसी, खिलाफ, खिलाफ, इसमें हमें जोर देना होता है, उसमें आवाज़ जो बोलने का एक होता है और प्रोनाउंसिएशन कुछ चेंज हो जाता है, तो उसी में हम नुक्ता लगाते हैं। अब है लास्ट है, नीचे दिए गए राष्ट्रपति के नाम एवं उनके कार्यकाल लिखिए। ये आपको खुद अपने आप करना है कि ये कौन से है, कौन राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है और ये कब से कब तक राष्ट्रपति के पद पे रहे। तो ये आपको खुद ही नेट से पता लगाइए। अगर आपको अपने आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। तो आपको ये पेज नंबर 69 का ये खुद करना है। चलिए, ओके, बाय।